पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। आज की वीडियो लंबी होगी तो वक्त निकालकर अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर देखें। इस साल रमज़ान में हमने डिविडेंड सीरीज़ शुरू की थी जिसमें हमने ऐसे शेयर्स का तज्जिया किया था जिनसे अच्छे डिविडेंड की उम्मीद है। आज हम उन शेयर्स का स्टेटस चेक करेंगे। हमने कुल 30 शेयर्स के बारे में तफसील फराहम की थी। अब देखते हैं कि हर शेयर में क्या स्टेटस है। इस टेबल में हमने पहले डेट लिखी है जिस दिन हमने एनालिसिस किया था, उस दिन उसकी क्या प्राइस थी, उससे लेके अब तक ये कितना डिविडेंड या बोनस दे चुका है और वो निकालने के बाद उसकी एक्स प्राइस क्या बनेगी और 21 नवंबर की प्राइस क्या है और इनका जो डिफरेंस होगा ये हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा और इसी तरह प्रॉफिट लॉस की परसेंटेज भी आएगी। आगे हमने तमाम कंपनीज के पिछले 4 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स डाले हैं ताकि हम अंदाज़ा कर सकें कि किसका प्रॉफिट बढ़ रहा है और किसका कम हो रहा है। डेटा बहुत ज़्यादा था और काफ़ी मैनुअल पंचिंग हुई है, इसलिए अगर कोई गलती हो गई हो तो माजरत। अगर आप इसकी बेस पे सरमायाकारी का फैसला करना चाहें तो पहले इस डेटा को वेरीफाई ज़रूर करें। सबसे पहले EPCL असेसमेंट के वक्त इसकी प्राइस थी 75 रुपये 15 पैसे। उसके बाद ये 10 रुपये का डिविडेंड दे चुका है। एक्स प्राइस बनी 65 रुपये 15 पैसे और आज की प्राइस है 54 रुपये 1 पैसे। उस हिसाब से इस शेयर में हमारा लॉस बन रहा है -17%। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बताते चलें कि ये असेसमेंट हम कर रहे हैं कि रमज़ान में जब इनका एनालिसिस किया था तब से लेके अब तक इसकी क्या प्राइस है और कितना प्रॉफिट या लॉस है। वैसे तो जब हमने EPCL का पहला एनालिसिस किया था उस वक्त ये तकरीबन 60 रुपये का था और उसके बाद 15 रुपये तक का डिविडेंड भी दे चुका होगा। उस हिसाब से तो हम इसमें नुकसान में नहीं हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम रमज़ान से लेकर अब तक का एनालिसिस सिर्फ परफॉर्म करेंगे। EPCL को अगर हम देखें तो इसकी EPS कम हो रही है। ये 90 तक चला गया था लेकिन अब बहुत नीचे आ गया है। अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो हमने ख़ास तौर पर कहा था कि जो PVC की प्राइसेस हैं, जो मटेरियल ये बनाता है, उसकी प्राइसेस दुनिया में बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई हैं जिसकी वजह से इसको बहुत मुनाफा हो रहा था और अगर वो प्राइसेस 8000 से ऊपर रहें तो ज़्यादा मसला नहीं है। लेकिन वो प्राइसेस बहुत नीचे आ गईं। अगर हमने उन प्राइसेस का जायज़ा लिया होता तो हम इस शेयर से बहुत पहले ही निकल जाते और हमें इतना नुकसान ना होता। इस वक्त कहना मुश्किल है कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में ये कितना मुनाफा कमाएगा और कितना डिविडेंड देगा, लेकिन बात वही है कि PVC की प्राइसेस को मॉनिटर करें। वो जब ऊपर जाने लगें तो फिर आप समझ लें कि इसको लिया जा सकता है। EFERT जब एनालिसिस किया तो इसकी प्राइस थी 92 रुपये 21 पैसा। उसके बाद डिविडेंड दे चुका है 8.5 रुपये का और आज की प्राइस से मुआवजा करें तो हम -3% लॉस में खड़े हैं। इसकी भी EPS में कमी आ रही है क्योंकि आप सब जानते हैं कि पिछले 6 महीनों में महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई और सुपर टैक्स का भी इम्पैक्ट आया था। कैपको एनालिसिस के वक्त इसकी प्राइस थी 29 रुपये 86 पैसे, डिविडेंड दिया 4 रुपये और आज की प्राइस के मुताबिक हम इसमें 8% प्रॉफिट में हैं। EPS तकरीबन मेंटेन्ड है, लेकिन हमारे मुताबिक ये आने वाले दिनों में एक बहुत अच्छा शेयर है। अगर हमें वक्त मिला तो हम इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। SPWL जब एनालिसिस किया तब प्राइस थी 22 रुपये 46 पैसे, डिविडेंड दिया 7 रुपये और आज की प्राइस के मुताबिक हम 23% मुनाफे में खड़े हैं। EPS कभी ऊपर हो जाता है कभी नीचे। EPQL एनालिसिस के टाइम पे प्राइस थी 26 रुपये 80 पैसे, डिविडेंड दे चुके हैं 8 रुपये का, 40% मुनाफा। पिछले क्वार्टर में EPS बेहतर हुई है, वैसे तकरीबन स्टेबल चल रही है। PICT एनालिसिस के टाइम पे प्राइस थी 163 रुपये 54 पैसे, 21 रुपये 10 पैसे का डिविडेंड दे चुके हैं, 18% मुनाफा। EPS तकरीबन स्टेबल है, लेकिन इस कंपनी का वही मसला कि 2023 में इसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होना है और अभी तक उसके रिन्यूअल के मुतालिक कोई अपडेट नहीं आई। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा ये बहुत ऊपर जा सकता है और किसी भी वजह से अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ना हुआ तो बहुत नीचे भी आ सकता है। POL एनालिसिस के टाइम पे प्राइस थी 380 रुपये 71 पैसे, 50 रुपये का डिविडेंड दे दिया और आज की प्राइस के हिसाब से 25% मुनाफा। इसकी EPS आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। RUPL एनालिसिस के टाइम पे प्राइस थी 42 रुपये 5 पैसे, डिविडेंड दिया 5 रुपये और अब की प्राइस के मुताबिक इसमें हम 19% लॉस में खड़े हैं। इसी तरह अगर PRWM और REWM को देखें और उसमें भी 15% और 26% लॉस में खड़े हैं और अगर इन तीनों की EPS देखें तो
तो उसमें कमी आ रही है, बल्कि लॉस में भी जा रहे हैं। REWM की पिछले क्वार्टर में थोड़ी बेहतर थी, लेकिन कमी ज़रूर आ रही है और इन्हीं 3 शेयर्स में हमें काफ़ी नुकसान भी हुआ। अब ये मसला क्या हुआ है? एक तो सुपर टैक्स लगने की वजह से टेक्सटाइल सेक्टर का प्रॉफिट कम हो गया। दूसरा, टेक्सटाइल सेक्टर वाले जो हैं ये डिविडेंड भी ज़्यादा नहीं देते, जिसकी वजह से लोगों का इसमें इंटरेस्ट कम होता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मसला क्या हुआ? वो हुआ सैलाब। सैलाब आने के बाद जब खबरें आईं कि कॉटन की क्रॉप ज़ाया हो गई है और अगले साल वो काफ़ी महंगी लेनी पड़ेगी, तो जो अक्लमंद इन्वेस्टर्स थे वो तो उसी टाइम पे टेक्सटाइल सेक्टर से बाहर निकल गए। हमारे जैसे कम अकल इन्वेस्टर जो EPS का इंतज़ार कर रहे होते हैं, जैसे ही देखा कि क्वार्टरली EPS में कमी आ रही है तो हम भी टेक्सटाइल सेक्टर से एग्जिट हो गए। अब टेक्सटाइल सेक्टर में ज़्यादा लोग वही हैं, या तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, या तो वो जो किसी के कहे बगैर ना कोई शेयर खरीदते हैं और किसी के कहे बगैर कोई शेयर बेचते भी नहीं। अब आगे चलें तो TGL का जब हमने एनालिसिस किया, प्राइस थी 136 रुपये 67 पैसे और यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हम 37% लॉस में हैं। लेकिन अगेन ये भी वही शेयर है कि जिसका जब हमने एनालिसिस किया था तो ये 100 रुपये का था और उस वक्त हमने जो एनालिसिस किया था उसके पीछे भी इसकी पास्ट हिस्ट्री थी कि पिछले साल जैसे इन्होंने 12 रुपये का डिविडेंड दिया था, ये उसी तरह जारी रखें डिविडेंड देना, तो तब ये हमें बेहतर लग रहा है। एक तो इसकी EPS भी बहुत कम हो गई जो आपको नज़र आ रहा है, दूसरा ईयर एंड पे इन्होंने डिविडेंड भी अच्छा नहीं दिया। तो जब एनालिसिस की एजम्पशंस पूरी ना हो तो एनालिसिस नलिफाइड हो जाता है या काबिल कबूल नहीं रहता। लेकिन फिर भी 100 रुपये के हिसाब से देखें तो हम इसमें अभी भी नुकसान में नहीं हैं, लेकिन रमज़ान से अब तक देखें तो काफ़ी नुकसान हो चुका है। अब है जी कोहिनूर एनर्जी, इसमें हम 10% नुकसान में खड़े हैं, लेकिन इसकी EPS बेहतर है और उम्मीद रखते हैं कि अगले 10 महीनों में ये मुनासिब डिविडेंड देंगे। हब की बात करें तो हब में हम 23% मुनाफे में बैठे हैं। उसकी मेन वजह यह है इन्होंने भी बीच में बहुत ज़बरदस्त डिविडेंड दे दिया, उसकी वजह से हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। EPS इनकी मुनासिब ही चल रही है, लेकिन ये जो 15 रुपये का डिविडेंड है ये हर साल एक्सपेक्ट ना करें, ये सिर्फ वो जो पुराने पैसे इनको मिले थे उसके मुकाबले पे इन्होंने दिए हैं। FZCM ये भी अगेन टेक्सटाइल सेक्टर और इसमें भी हम -20% लॉस में हैं। MTL की बात करें तो इसने काफ़ी बोनस दिया है और डिविडेंड भी थोड़ा बहुत दिया है, तो इसमें हम 3% मुनाफे में हैं, लेकिन इसकी EPS बहुत मुतासिर हुई है और आगे हम इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा रहे जब तक कि EPS रिकवर ना हो जाए। APL ने डिविडेंड और बोनस बहुत अच्छा दिया, उसकी वजह से हम इसमें 36% मुनाफे में हैं और इसकी EPS थोड़ी पहले से कम हुई है क्योंकि पिछले साल वो डॉलर की वजह से काफ़ी इनको इन्वेंट्री गेंस हुए थे, लेकिन अभी भी काफ़ी बेहतर है, उस हिसाब से शेयर अभी भी अच्छा है। एंग्रो की बात करें तो एंग्रो में हम तकरीबन 1% मुनाफे में हैं, FFC में 9% नुकसान है, TATM में हम 2% नुकसान में हैं। इसकी अर्निंग थोड़ी सी रिकवर हुई हैं, लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में ज़्यादा फ्यूचर की प्रेडिक्शन करना इस वक्त मुश्किल है। इन्हें सुपर टैक्स ने इम्पैक्ट किया, फिर सैलाब ने इम्पैक्ट किया, फिर नई हुकूमत ने इनको गैस सप्लाई में इश्यूज क्रिएट किए, जिसकी वजह से ये पिछले साल बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान लेके आ रहे थे, लेकिन अब इनकी अर्निंग ही नहीं हो पा रही। हम समझते हैं कि हुकूमत बदलने से सबसे ज़्यादा नुकसान टेक्सटाइल सेक्टर का हुआ और ये भी कह रहे हैं कि अगर दुनिया में भी रिसेशन की बातें हो रही हैं तो टेक्सटाइल की डिमांड भी थोड़ी कम हो गई है, तो इसलिए टेक्सटाइल सेक्टर का फ्यूचर इस टाइम पे प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। ये वक्त ही बताएगा कि इनकी अर्निंग इंप्रूव होती है कि नहीं। NCL के बारे में आप सोच रहे होंगे कि इसने 23 रुपये का डिविडेंड कब दिया, मतलब अगर आप NCL को फॉलो नहीं करते तो आप यही कहेंगे, वरना आपको ऐसा कहना नहीं चाहिए। हम अपनी पिछली वीडियोस में इसके बारे में बता चुके हैं कि इसने डिविडेंड के तौर पे NCPL के शेयर्स दिए थे, यानी कि एक शेयर NCL का है तो उसके मुकाबले में 0.78 शेयर NCPL का मिलेगा। तो आज NCPL की प्राइस है 14 रुपये 65 पैसे, अगर उसको हम 0.78 से मल्टीप्लाई करें तो वो प्राइस बनती है 11 रुपये 43 पैसे। ये वो प्राइस है जो हमें डिविडेंड में मिली। इसके अलावा NCPL ने 10 रुपये का डिविडेंड भी दिया इस अरसे में, और वो 10 रुपये भी हमारे लिए बने 7.8 रुपये। इनको मिला लें तो 19.23 रुपये सिर्फ NCPL का डिविडेंड हमें वहाँ से मिला, जो NCL का डिविडेंड है, लेकिन जब उन्होंने NCPL के शेयर्स दिए डिविडेंड के तौर पे तो उसकी अमाउंट बनी 19 रुपये 23 पैसे, और 4 रुपये NCL ने अपना डिविडेंड दिया, तो ये टोटल मिला के हुआ 23 रुपये 23 पैसे। उस हिसाब से देखा जाए तो हम आज की तारीख में भी इसमें सिर्फ 1% नुकसान में हैं। इस इन्वेस्टमेंट से हमें नुकसान नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि अर्निंग कम हुई है इसलिए इतना नीचे आ गया, वरना ये इतना नीचे आने वाला शेयर है नहीं। और निशात ग्रुप है भी बहुत बड़ा अच्छा ग्रुप
ये रिकवर कर जाएंगे। तो आप दो काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी इसको मुस्तकबिल के लिए आप ले सकते हैं, या फिर आप अगले क्वार्टर के रिजल्ट का इंतजार करें। जब भी क्वार्टर में अर्निंग में इंप्रूवमेंट आपको वापस आती हुई नजर आए, फिर आप इसमें एंट्री ले लें, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर का ये वाहिद शेयर है जो हमें थोड़ा सा अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर लग रहा है। लेकिन टू बी सेफ आप इनके अगले ईपीएस के इम्प्रूव होने का इंतजार कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर ईपीएस इम्प्रूव हो रहा हो तो रिजल्ट आने से पहले ही प्राइस ऊपर निकल जाए, क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग यहाँ पे बहुत होती है। इन जनरल हम टेक्सटाइल सेक्टर को अब इस वक्त रिकमेंड नहीं कर रहे, लेकिन अगर टेक्सटाइल सेक्टर में कोई एक शेयर हमें देखना हो तो हमें यही लग रहा है। लेकिन ज़ाती तौर पर मैं आपको बता दूँ कि हमने इस वक्त टेक्सटाइल सेक्टर के किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं की। इसी तरह GHGL 6% लॉस, GVGL 10% लॉस। इन्होंने भी ईयर एंड पे अच्छा डिविडेंड नहीं दिया, एक ये भी वजह थी इन पर लॉस होने में। ARPL 4% लॉस। ये वैसे केमिकल सेक्टर है, लेकिन इसका केमिकल टेक्सटाइल में यूज़ होता है तो उसकी वजह से भी इस पर इम्पैक्ट आया है। OGDC 6% लॉस। AGTL 13% लॉस। इसकी भी EPS कम हुई है, लेकिन इसने ईयर एंड पे डिविडेंड देना है। लेकिन EPS कम होने की वजह से अगर फोर्थ क्वार्टर में भी ऐसा ही रहा तो हम 40 रुपये से ज़्यादा का डिविडेंड एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। लेकिन ये पास्ट में जो कमाते हैं वो ज़्यादातर दे देते हैं, तो अगर Q4 में सेल्स अच्छी हुई तो हो सकता है ज़्यादा भी दे दें। PSO 8% लॉस। इसकी भी Q1 की अर्निंग बहुत कम आई है। IDYM टेक्सटाइल सेक्टर 9% लॉस। इनकी पता नहीं क्या वजह, अभी तक इन्होंने ईयर एंड का रिजल्ट ही अनाउंस नहीं किया। कुछ गड़बड़ ना हो इस कंपनी में, इसलिए एहतियात बेहतर है। फातिमा 5% लॉस। NPL आउटस्टैंडिंग 44% मुनाफे में है। अब मसला ये है, ये जो निशात ग्रुप है इसकी डिविडेंड की पॉलिसी क्लियर नहीं है। दिल करे तो बहुत ज़्यादा डिविडेंड दे देते हैं, ना दिल करे तो अच्छी कमाई के बावजूद भी देते नहीं हैं। जब इन्होंने देना होता है तो पहले से ही इसमें रैलियाँ चल पड़ती हैं। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब में ये अच्छा शेयर है। जैसे पिछले साल इन्होंने जो फालतू पैसे मिले हुकूमत से उसके कोई फालतू डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन इस साल Q1 में अनएक्सपेक्टेडली डिविडेंड दे दिया। अब हो सकता है वो जो हुकूमत से पैसे मिले हैं ये आहिस्ता आहिस्ता करके देना चाहते हों, लेकिन NCPL में इन्होंने एकदम 10 रुपये का डिविडेंड दे दिया, जहाँ पे 2 साल से कोई डिविडेंड ही नहीं दे रहे थे। लॉन्ग टर्म के हिसाब में रखें तो कुछ ना कुछ पैसे देते हैं। BTL टेक्सटाइल सेक्टर 16% नुकसान। अब हम देखते हैं सेक्टर वाइज एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। वैसे तो जब हमने 30 कंपनियों का एनालिसिस किया तो इसका ये मतलब नहीं कि हमने भी ये 30 के 30 शेयर्स खरीद लिए हैं। हमने पिक एंड चूज करना होता है। 10-15 कोशिश करनी चाहिए कि इससे ज़्यादा ना हो, ताकि हम उसको फॉलो भी कर सकें। लेकिन फिर भी हमें एक अंदाज़ा लगाने के लिए अगर मान लें कि ये 30 के 30 शेयर्स अगर हमने एक ही जितनी अमाउंट के ख़रीदे होते तो हमें नेट में फ़ायदा होता या नुकसान होता, या कौन से सेक्टर में फ़ायदा है या कौन से सेक्टर में नुकसान, ये लर्निंग के लिए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऑटोमोबाइल सेक्टर है। इसमें हमारा जो नुकसान है एवरेज वो 5% है। केमिकल सेक्टर में नुकसान है जी 11%। फर्टिलाइज़र में नुकसान है 6%। ग्लास में नुकसान है 18%। ग्रुप कंपनी है एंग्रो, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट कंपनीज आती हैं, कोई एक सेक्टर नहीं है, तो इसमें फ़ायदा है 1%। ऑयल मार्केटिंग कंपनी एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज में हमें नेट में फ़ायदा है 12% का। पावर कंपनीज में हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है 21%। टेक्सटाइल सेक्टर में हमें 14% लॉस है। ट्रांसपोर्ट की एक ही कंपनी है, उसमें हमें फ़ायदा है 18%। और अगर इन सब की एवरेज निकालें तो इस वक्त ना ही हमें कोई फ़ायदा है ना ही कोई नुकसान, लेकिन हकीकत में हम फ़ायदे में हैं। इस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें 2-3 ऐसे शेयर्स हैं कि जिनका एनालिसिस हमने जब किया था उनकी शेयर प्राइस काफ़ी कम थी, जो रमज़ान से पहले वाला एनालिसिस है। तो असूली तौर पे उसका नुकसान इसमें शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन हम तो एक लर्निंग के हिसाब से बात कर रहे हैं। और फिर जैसे टेक्सटाइल सेक्टर की बात हम कर रहे हैं कि उसमें से अगर हमने बर वक्त एग्जिट कर लिया होता तो भी हम कुछ नुकसान से बच जाते। अब देखिए, ख़रीदने और बेचने का फ़ैसला तो सबने खुद करना होता है। कोई भी एनालिस्ट जो है वो ये नहीं कर सकता कि आपको हर वक्त बताए कि अब ये शेयर अच्छा है ख़रीद लें, ये शेयर बुरा हो गया है तो बेच दें। ये फ़ैसला आपने खुद करना है। हाँ, जो पैसे लेके आपको ये सर्विस देते हैं आप उनको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पे जो YouTube पे अपना एनालिसिस जो लोग दे रहे होते हैं वो लर्निंग के लिए दे रहे होते हैं, ताकि आप खुद उसका अंदाज़ा करें और उसके मुताबिक अपना फ़ैसला करें। लेकिन अगर हम आगे देखें, अगर आगे आने वाले दिनों में या महीनों में हमें क्या लग रहा है, हम पावर सेक्टर से 21% का प्रॉफिट ले चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें लग रहा है कि पावर सेक्टर में और प्रॉफिट भी आ सकता है, क्योंकि पावर सेक्टर की कंपनीज के जो शेयर्स हैं उनकी कीमतें पहले ही बहुत कम हैं, इतना मुनाफा देने के बाद भी कम है। इसी तरह ऑयल कंपनीज जो हैं, खसूसन POL और APL लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं।
फर्टिलाइज़र भी ठीक है, अभी थोड़ा सा नुकसान है, लेकिन फर्टिलाइज़र की ज़रूरत कम नहीं होगी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा उम्मीदें हमें बाकी सेक्टर से इस वक्त नहीं हैं। वैसे हमने इसमें बाद में देखा है कि इसमें जो है ना शायद कोई राउंडिंग ऑफ का चक्कर है। जब फार्मूला लगाया एक्सेल का तो 0% शो कर रहा है, लेकिन जब हम इसको अगर मैनुअली कैलकुलेट करें तो 2% नेट में जो है तमाम शेयर्स का लॉस में शो कर रहा है। तो आप बेशक 2% लॉस ही समझ लें, तो छोटी मोटी गलती को अवॉइड करें। मकसद तो एक जायज़ा लेना था और उसके मुताबिक हम अपने मुस्तकबिल का फैसला कर सकें। तो ऐसी छोटी मोटी अगर कोई कैलकुलेशन में गलती हो गई हो तो प्लीज़ उसको नज़रअंदाज करें। याद रहे, ये कोई बाय या सेल कॉल नहीं है। कुछ सीखने और कुछ सिखाने की नीयत से तज्जिया पेश किया गया। शेयर्स खरीदने या बेचने का फैसला आपने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अगर हमारा तज्जिया आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी करवाएं। अल्लाह के हवाले।